हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ में। सो गाइस, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिन पर काफी स्टूडेंट्स काफी टाइम से मुझे बोल रहे थे, और इवन आज 25 तारीख के एग्जाम में जो है हेल्थ एंड योगा के क्वेश्चंस आए हुए हैं, योगा के आसन्स आए हुए हैं, उनसे क्वेश्चन आए हुए हैं, उनके बेनिफिट्स के बारे में क्वेश्चन आए हुए हैं। दैट मीन्स कि हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, आर्ट एंड वर्क एजुकेशन से पहले भी आ रहे थे। ओके, सो बात है आज की हम इस क्लास में बेसिकली मैं ये डिस्कस करने वाली हूँ एनसीएफ में क्या दिया गया है, इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट है, या फिर एनआईओएस। ठीक है, एनआईएस को कराऊंगी आज थोड़ा सा, क्योंकि एनआईएस में तीनों ही टॉपिक बहुत अच्छे से दिए हुए हैं और मुझे लगता है उनको आपको पढ़ना जरूरी है। सारा नहीं पढ़ेंगे, बस कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे। और मैंने पीडीएफ नहीं बनाई है एनआईएस की, क्योंकि एनआईएस ऑलरेडी रिटन मटेरियल काफी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी, आप वहां से पढ़ सकते हैं। बस मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट करवा दूंगी कि ये चीज पढ़ के जाए, क्योंकि ये फैक्चुअल है या फिर जो भी है वो पढ़ना आपको जरूरी है। सारा पढ़ने का भी टाइम भी नहीं है, एक क्विक रिविजन के लिए हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आपकी आज की क्लास, और इंपॉर्टेंट क्लास है तो मिस मत करना, और थोड़ी लंबी क्लास रहेगी आज की। ओके, क्योंकि 3-4 टॉपिक हैं। पहले बात करते हैं आर्ट एजुकेशन की। तो एक रविंद्रनाथ टैगोर जी का कोड है जो एनसीएफ में दिया हुआ है कि लिटरेचर, म्यूजिक एंड द आर्ट्स ऑल आर द नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट एंड फ्लावरिंग ऑफ ए स्टूडेंट टू फॉर्म एन इंटीग्रेटेड टोटल पर्सनैलिटी। तो रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि अगर आपको एक व्यक्ति का या फिर एक बच्चे का समग्र व्यक्तित्व बनाना है तो उसके लिए साहित्य, संगीत और कला तीनों ही जरूरी है। अब कई बार कोटेशंस आ जाती है, किसने कहा, वो किसने कहा, तो ये याद रखना कि ये जो कोटेशन है ये रविंद्रनाथ टैगोर की है। इससे मैंने सोचा कि इस क्लास को इसी के साथ स्टार्ट करना चाहिए। तो बेसिकली रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में आप सभी को पता होगा कि वो आर्ट, लिटरेचर, इन सबसे बहुत प्यार करते थे। और उन्होंने कहा कि एक बच्चे को, माइंड को जो है, अगर आपको फुली डेवलप करना है तो इन चीजों को भी आपको इनकलकेट करना होगा आपके सिलेबस में। अब देखो, आर्ट एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं एनसीएफ में वो देख लेते हैं। क्विक क्लास लेंगे, बहुत ही मतलब जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, रिविजन क्लास है। पहली बात है कि बच्चे आनंद महसूस करें, जॉय करें, इंजॉयमेंट हो उनका अनुभव करें। ठीक है, नेक्स्ट एकीकृत सीखने के दृष्टिकोण से माध्यम से बच्चों को उनके कक्षा, स्कूल, घर और समुदाय सहित उनके पर्यावरण में अच्छे और सुंदर के प्रति जागरूक करें, जिसका वे आनंद लेते हैं। है ना, बेसिकली अप्रिशिएट करना है जो भी हमारे आसपास में ब्यूटीफुल चीजें होती हैं, चाहे वो एनवायरमेंट है, नेचर है ना, सिर्फ वाटर हो गया, पहाड़ हो गए, पेड़ हो गए, हर अच्छी चीज को आपको जो है कॉन्शियसली बच्चे के माइंड में डालना है। बेसिकली उसको इस तरह से उसका आप कह सकते हैं कि आपको इस तरह से उसकी अपब्रिंगिंग करनी है कि वो इन चीजों को अप्रिशिएट करे। ओके, चाहे वो उसके घर की बात हो, क्लासरूम की बात हो, या फिर कम्युनिटी की बात हो, जहां भी उसको ऐसी चीजें दिखती है उनको बेसिकली उसका दृष्टिकोण जो है वो एकीकृत होना चाहिए, अपने सब्जेक्ट से भी उसको जोड़कर देख पाए, और साथ ही साथ जो है इन चीजों को अप्रिशिएट कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे। तो नेक्स्ट है कि मेक चिल्ड्रन, और सुनो, ये सॉरी मैं चीज बताना भूल गई, ये प्राइमरी स्टेज के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि प्राइमरी स्टेज पे एनसीएफ क्या कहता है, क्या क्या आर्ट एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं। मेक चिल्ड्रन एक्सप्रेस फ्रीली देयर आइडियाज एंड इमोशंस अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। बच्चों को बेसिकली आपको स्वतंत्र करना है कि भाई ठीक है, आप अपने विचारों और भावनाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं। ये भी एक आर्ट की लाइफ का पार्ट होता है। डेवलप ऑल द सेंसेस। ठीक है, आपको सारी इंद्रियों को जो है उनको डेवलप करना है, ताकि वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एक्सप्लोरेशन के थ्रू और एक्सप्रेस कर पाए बेसिकली। तो देखो यहाँ पर इस चीज का क्यों यूज किया, क्योंकि आर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए आपको अपनी सारी सेंसेस का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि आप आगे देखेंगे, आर्ट्स में 2 तरह की आर्ट्स होती है, विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट्स, इनमें भी अलग अलग चीजें होती है। तो इन सब चीजों के लिए बच्चों को अपनी ऑल सेंसेस को डेवलप करना बहुत जरूरी है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है प्राइमरी स्टेज पे, ठीक है, आर्ट एजुकेशन का। नेक्स्ट बात करेंगे अपर प्राइमरी स्टेज पर, कि अपर प्राइमरी स्टेज पर क्या है। तो जॉय एंड एंजॉयमेंट यहाँ भी है। एनेबल लर्नर्स टू अप्रिशिएट डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स एंड डिस्टिंग्विश देम। कौन कौन सी आर्ट फॉर्म है, जैसे कि आपकी विजुअल आर्ट है, आपकी परफॉर्मिंग आर्ट्स है, इनको अप्रिशिएट कर पाए, साथ ही साथ इनको अलग कर पाए, उसको पता होगा क्या विजुअल आर्ट है और क्या परफॉर्मिंग आर्ट है। डेवलप एन इंसाइट टुवर्ड सेंसिबिलिटी एंड एस्थेटिक एप्रिसिएशन। संवेदनशीलता और सौंदर्य प्रशंसा के प्रति अंतर्दृष्टि विकसित करें। सौंदर्य ये नहीं है कि किसी लड़के को देखा तो भी बहुत है, किसी लड़के को देखा कितना सुंदर है, वो वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपको बेसिकली नेचर को, आपके एनवायरमेंट को, उसकी जो इंटरनल नेचर है, या फिर उसकी इंटरनल ब्यूटी है, या फिर एक्सटर्नल ब्यूटी जो भी आपको दिखाई देती है, उसको आप अप्रिशिएट कर पाए, ये बच्चों के अंदर डेवलप करना है ना। ठीक है, जैसे काइंडनेस भी अपने आप में एक ब्यूटी होती है, तो इन सब चीजों को डेवलप करना है। ये अपर प्राइमरी का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट अपर प्राइमरी के ऑब्जेक्टिव है कि इंटीग्रेट द नॉलेज ऑफ आर्ट विद डेली लाइफ एंड ऑल्सो विद अदर सब्जेक्ट, कि हर सब्जेक्ट के साथ आपको आर्ट को इंटीग्रेट करना है। कोई अलग से इसका वो नहीं है कि भाई इसको अलग से पढ़ाना है, इसको इंटीग्रेट करके पढ़ाएं। अभी आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स जो है वो भी चल रहे हैं सीबीएसई के, जिसमें वो आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट दे रहे हैं। हर एक बच्चे का असेसमेंट होना है उस पर। ये मैं आपको एक अंदर की बात बता रही हूँ कि आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं सीबीएसई के थ्रू फ्रॉम क्लास फर्स्ट से स्टार्ट हो जाता है। इवन नर्सरी केजी को भी शायद इंक्लूड किया गया उसमें। तो फर्स्ट से ही आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट दिया जाता है। साल में कम से कम एक प्रोजेक्ट तो करना ही करना होता है बच्चों को, जिसमें जो है वो कोई भी, जैसे अभी दिल्ली में जो है सिक्किम राज्य के रिलेटेड चल रहा है कि
या फिर भारत के रिलेटेड, भारत के फेस्टिवल्स के रिलेटेड जो है आर्ट एजुकेशन होने चाहिए उसके अंदर, और उसमें सब्जेक्ट्स भी इंक्लूड होने चाहिए। तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है। लर्नर्स को ज्यादा क्रिएटिव क्यों, रचनात्मक बनाना है उनको। मेक लर्नर्स कॉन्शियस ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ द नेशन। देखो कल्चर इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट, याद रखना, क्योंकि हमारे कल्चर में ही बहुत सारी चीजें होती हैं आर्ट की, उस ब्यूटी को हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो बच्चे को अपने जो सांस्कृतिक विरासत है उसके प्रति उनको जागरूक करना है। यहाँ पर सांस्कृतिक विरासत का मतलब है देश की सांस्कृतिक विरासत, ये नहीं कि सिर्फ अपनी कम्युनिटी की सांस्कृतिक विरासत। बेसिकली जो कल्चरल हेरिटेज है हमारे देश की, नेशन की, उसको अप्रिशिएट करना बच्चों को सिखाना है। ओके, चलो अब तो ये वर्क एजुकेशन आ गया। पहले अब आर्ट एजुकेशन के एनआईएस पार्ट को भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले एनआईएस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले कुछ कोर वैल्यूज दी गई हैं। ठीक है, कौन कौन सी कोर वैल्यूज है? पहले रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ एंड अदर्स, दूसरों के लिए आर्ट एजुकेशन की बात करें, अपने आप की रिस्पेक्ट करें, दूसरों की रिस्पेक्ट करें। अप्रिशिएटिंग सिमिलैरिटीज एंड सेलिब्रेटिंग डिफरेंसेस, कि ये बेसिकली डाइवर्सिटी की बात है कि डाइवर्सिटी तो है, सिमिलैरिटी को अप्रिशिएट करते हैं कि सब लोग सेम है, सेम कम्युनिटी से, लेकिन आपको डिफरेंसेस जो है उनको भी सेलिब्रेट करना है, ऐसा नहीं कि उनमें भेदभाव करना है। लर्निंग विद फन एंड विदाउट बैरियर्स, बिना किसी बैरियर के आपको लर्निंग करनी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करनी है। अंडरस्टैंड? सो ये सारी चीजें कोर वैल्यूज के अंदर आती है अगर हम आर्ट एजुकेशन की बात करें। फिर यहाँ पर कुछ नहीं है, बस आर्ट एजुकेशन के बारे में बताया गया है कि एक एक्सप्रेशन है आइडियाज का जो ह्यूमन इमेजिनेशन से, उनके स्किल्स से और उनकी इन्वेंशन से रिलेटेड है। क्या वो आविष्कार करते हैं, कितना वो सोच सकते हैं दूर तक, कितने वो क्रिएटिव हो सकते हैं, आर्ट उसका एक एक्सप्रेशन है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आर्ट जो है वो दो तरह के एरिया को कवर करती है। पहली है आपकी विजुअल आर्ट और दूसरी है आपकी परफॉर्मिंग आर्ट। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एक तो विजुअल आर्ट है और एक आपकी है परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग का मतलब है जब आपको परफॉर्म करना होता है, अपनी बॉडी का यूज करना होता है, आप परफॉर्म करते हैं। ठीक है, विजुअल आर्ट बेसिकली याद है कि जब आप पेपर का, क्ले का, मेटल का, किसी भी चीज का यूज करते हैं और कुछ से कुछ ट्रांसफॉर्म करके कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ नया क्रिएट करते हैं, उसको हम विजुअल आर्ट के अंदर मानेंगे। देखो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन जो है इस तरह के पूछे जा सकते हैं कि जैसे कि विजुअल आर्ट्स के अंदर क्या क्या आता है या परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर क्या क्या नहीं आता। जैसे विजुअल आर्ट्स के अंदर आपकी ड्राइंग आती है, पेंटिंग आती है, स्कल्पचर आता है, इनके नाम याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, डिजाइन आते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें दी गई है। डिजाइन आप क्या क्या बना सकते हैं, ज्वेलरी के डिजाइन होते हैं, पोर्ट्री के डिजाइन होते हैं। आप देख लीजिए, बड़े होकर बच्चे इनको एज अ प्रोफेशन भी चूज कर सकते हैं, इसीलिए भी आर्ट को इंटीग्रेट करना जरूरी है। कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स जैसे फोटोग्राफी हो गया, वीडियो हो गया, फिल्म हो गया, डिजाइन हो गया, ये सब आपका विजुअल आर्ट के अंदर आता है। ये परफॉर्मिंग में नहीं आता है। इसमें ये मत देखना कि भाई फोटोग्राफी परफॉर्म हो रही है, जी नहीं, उसमें बॉडी के मूवमेंट्स का होना जरूरी है जब आप परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सो ये सब आपका विजुअल आर्ट्स का पार्ट है। अब चलते हैं हम एक बार आपके, देखो इसमें ज्यादा कुछ ऐसा पढ़ने का जरूरत नहीं है। आपको पता है कि जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, है ना, उन सब चीजों पे आप इन चीजों का यूज कर सकते हैं। फोटोग्राफर, आप फोटोग्राफी हो गया या फिर आपका मेटल वर्क हो गया, ये सब चीजें सिखा सकते हैं। अब परफॉर्मिंग आर्ट की बात क्या की, मैंने कहा ना कि वहां पर आपको परफॉर्म करना है। किस चीज के साथ परफॉर्म करना है? अपनी खुद की बॉडी का, फेस का, और उसको एक मीडियम बनाकर आपको यूज करना है ना, जो परफॉर्म किया जाए। कौन कौन सी चीजें हो सकती है? थिएटर में ड्रामा हो सकता है आपका, रोल प्ले भी आपका एक तरह का परफॉर्मिंग आर्ट्स होता है, म्यूजिक जब आप इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, आप गाते हैं, ये सब परफॉर्मिंग आर्ट्स है। डांस करते हैं, पपेट्री जब आप शो करते हैं, वो भी एक परफॉर्मेंस होती है, क्योंकि आपको पता है उसमें भी एक इंडिविजुअल जो है वो इन्वॉल्व होता है उसके अंदर भी। ठीक है, सो ये हो गया। उसके बाद और भी परफॉर्मिंग आर्ट्स अगर आपको देखनी है तो यहाँ पर एक चित्र में बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। डांस, ड्रामा, म्यूजिक, मैजिक भी परफॉर्मिंग आर्ट होता है। स्पोकन वर्ड, जब आप कुछ बोलते हैं तो वो भी परफॉर्मिंग आर्ट है। एंड सर्कस आर्ट होती है, वो भी आपकी एक परफॉर्मिंग आर्ट के अंतर्गत आती है। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये वाली चीज है। ठीक है, अब जो परफॉर्म करता है उसको हम परफॉर्मर्स बोलते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं स्टेट्स के, इनके ज्यादा आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ओके, अब यहाँ पे एक और कोट दिया है रविंद्रनाथ टैगोर का। देखो रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो आर्ट से काफी रिलेटेड थे, है ना, उनसे जुड़े हुए थे काफी, वो मतलब बहुत गहरे रूप से वो जुड़े हुए थे और उन्होंने इसको इनकलकेट करने की पूरी सिफारिश की थी एजुकेशन में। तो इनके कोटेशन जो है आ सकते हैं, तो जो भी कोटेशन आए एनओएस में आप उसको रट लेना। ठीक है, नेचर एंड स्कोप क्या है? बेसिकली सबसे पहले तो बात आती है पर्सनल डेवलपमेंट की, कि अपना खुद का विकास हो, है ना, आर्ट के थ्रू उनकी मेमोरी अच्छी हो, उनकी अंडरस्टैंडिंग यानी उनकी समझ अच्छी बने, कम्युनिकेट कर पाए वो सिंबॉलिकली। ठीक है, होलिस्टिक नॉलेज की बात होती है तो हमें बहुत सारी चीजों की नॉलेज यहाँ पर हो जाती है। जब आप आर्ट का यूज करते हैं तो आप उसकी हिस्ट्री में भी चले जाते हैं, उसकी प्रेजेंट सिचुएशन में भी चले जाते हैं, उसके बारे में एनालिसिस भी कर सकते हैं, अप्रिशिएशन भी कर सकते हैं। इससे आपकी लाइफ जो है एस्थेटिक होती है ना। आप इंपॉर्टेंस फ्रॉम फूड टू क्लॉथ टू हाउस टू फेस्टिव्स ऑल हैव वेरियस एस्थेटिक एक्सप्रेशंस एंड इम्पैक्ट्स। सबकी अपनी एक एस्थेटिक वैल्यू होती है। उसके बाद कॉग्निटिव स्टिमुलेशन, ये माना जाता है कि जो बच्चे आर्ट एजुकेशन में अच्छे होते हैं वो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी अच्छा होता है। तो दैट मीन्स कि दे आर कोरिलेटेड, आपस में कोरिलेटेड होती है। तो एडवांस कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है अगर आप आर्ट एजुकेशन को लिंक करके देखेंगे तो इसके साथ। ओके, सो ये एक चीज है।
उसके बाद है आपका एक रिपोर्ट आई थी 1998 में, उसके बारे में बताया गया है कि यंग चिल्ड्रन, यहाँ पे है कि यंग चिल्ड्रन जो है and other arts making creative connections, researchers found that art education can contribute significantly to a child's cognitive, language and motor skills. तो मैंने कहा ना कि ये कोरिलेटेड है आपस में। अगर एक बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो बेटर है कि एकेडमिक्स में भी अच्छा कर पाएगा, ये भी है, ठीक है। अब एकेडमिक अचीवमेंट क्या क्या हो सकती है, देखो यहाँ पर गार्डनर की थ्योरी को आप याद कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी इस तरह की बहुत सारी चीजों की बात करी है, मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करी है। ऐसे उन्होंने योगा की परफॉर्मिंग वाला एस्पेक्ट भी उनके अंदर आता है, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने जो है बहुत सारे ऐसे मल्टीपल इंटेलिजेंस में उन्होंने 9 टाइप की इंटेलिजेंस की बात करी है। अगर आप उनको रिलेट करेंगे तो आप आर्ट से उसको रिलेट कर सकते हैं। आर्ट में जो परफॉर्म अच्छा करते हैं वो बेसिकली बेटर होते हैं स्कूल में, और स्टूडेंट्स हु टेक आर्ट क्लासेस परफॉर्म बेटर इन एकेडमिक्स। वही मैंने बताया, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि मतलब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो आर्ट में परफॉर्म करते हैं क्या वो बेटर परफॉर्म करते हैं कि नहीं करते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा वो हो जाएगा, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई एलिमेंट्री एजुकेशन पे बच्चे के लिए आर्ट एजुकेशन क्यों जरूरी है। एक तो फ्री एक्सप्रेशन मिलता है, ठीक है, स्वतंत्र रूप से वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, ज्यादा क्रिएटिव तरीके से, है ना, काम कर सकते हैं। उसके बाद है अलाउ टू मेस अराउंड विदाउट बीइंग फॉरवर्ड फ्रॉन्ड अपॉन, ठीक है। मतलब बेसिकली उनको इधर उधर मैस फैलाने की, मतलब इधर उधर गंदगी फैलाने का भी थोड़ा सा मौका मिल जाता है, जो कि बच्चों को शौकीन हो जाते हैं, है ना। मतलब उनको ऐसे गलत या सही का जजमेंट हम नहीं करते हैं जब वो करते हैं, ठीक है, बिना हम गुस्सा करें उनको जो अलाउ कर देते हैं इस तरह की चीजें करने का। सेल्फ एनालिसिस करते हैं, सेल्फ एस्टीम इंक्रीज होती है, डिसिप्लिन आता है, सेल्फ डिसिप्लिन आता है, ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, ज्यादा कोऑपरेट करना सीखते हैं, उनका एप्टीट्यूड और उनकी जो थिंकिंग पावर है वो इससे डेवलप होती है। आर्ट इज ब्लाइंड टू द कास्ट, और सिर्फ एक चीज और है इसके अंदर थी, इसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं है, आर्ट सभी के लिए सेम होती है। रिच टेस्ट एंड एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, इट इज ऑल्सो डायरेक्ट द इनर एनर्जी इनटू क्रिएटिव एबिलिटीज में, जो आपकी आंतरिक ऊर्जा है उसको रचनात्मक एबिलिटीज में, क्षमताओं में विकसित करती है। अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ विजुअल आर्ट्स क्या है, ये दिया गया है बेसिकली। साइट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द विजुअल आर्ट करिकुलम। विजुअल मतलब क्या होता है, जो आपको दिख रहा है, देखने से आपको जो दिख रहा है वो हो रहा है, उसको विजुअल आर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सेंसेस का एक एक्सपीरियंसेस मिलता है इसको, ठीक है। वैसे ज्यादा आपको इसकी डीप में नहीं जाना है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा इन्होंने क्या दिया हुआ है। इन चीजों को पढ़ने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, ओके। जो ये चीजें बताई गई हैं, सेंस ऑफ थिंग्स, मतलब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप किस तरह से करेंगे, ब्रिज कैसे बनाएंगे, इन सब चीजों के कंटेक्स्ट में आपको जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है ड्रामा का क्या रोल है, डांस का क्या रोल है। तो आप सभी को नॉर्मल चीजें पता ही हैं, इसमें ज्यादा डीप में आप नहीं जाएंगे, ना आपको इसको पढ़ने की जरूरत है, इसमें मतलब इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये परफॉर्मिंग आर्ट है या वे विजुअल आर्ट है। जैसे कि डांस है, डांस इज अ परफॉर्मिंग आर्ट, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर अगर हम ड्रामा की बात करें तो ड्रामा भी एक तरह की परफॉर्मिंग आर्ट है, जिसमें आपको परफॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। फिर म्यूजिक के बारे में दिया गया है, वो भी एक परफॉर्मिंग आर्ट के अंदर आएगा। पपेट्री भी आपकी परफॉर्मिंग आर्ट के अंदर आएगी, ठीक है। अब ये है कि बच्चों की आर्ट को कैसे समझना है, जो विजुअल आर्ट है बच्चे करते हैं, तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले बात की गई है कि जो बच्चे सबसे पहले क्रेयॉन्स का यूज करते हैं ना, आड़ी टेढ़ी लाइंस बना देते हैं, उसको स्क्रिबलिंग बोलते हैं, जब सबसे पहले बच्चा काम करता है, क्योंकि फाइन मोटर स्किल्स इतनी डेवलप नहीं हो पाती हैं, है ना। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट फिगर्स जो बनाते हैं, तो वो अबाउट एज 3, इसमें कहा है कि 3 साल के राउंड का जो बच्चा होता है वो सर्कल्स को कंबाइन करना शुरू कर देता है, एंड लाइंस टू मेक सिंपल फिगर्स, वो सिंपल फिगर्स को बनाना शुरू कर देता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आपके आ जाते हैं, कौन सी एज तक वो ये काम कर देता है, तो 3 साल की एज तक वो ऐसा कर देता है, ठीक है। उसके बाद जो है परफॉर्मिंग आर्ट के बारे में दिया गया है यहाँ पे। वही कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर दी गई है, वो यहाँ पर इंडिया के कंटेम्प्रेरी आर्ट्स और उनके वो चीजें दी गई हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, जीके में पूछी जा सकती है और यहाँ से भी। देखो यहाँ पर जैसे कि आपके दी गई है कि कंटेम्प्रेरी आर्ट्स कौन कौन सी है, जैसे कि आपकी कोलम और अल्पना का आर्ट है, ये फ्लोर पेंटिंग होती है केरला और वेस्ट बंगाल की, फुलकारी पंजाब की है, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग आपकी ये मुझे नाम पता नहीं, मैंने पहली बार सुना है, आप पढ़ लेना इसको। परफॉर्मिंग आर्ट में जो क्लासिकल म्यूजिक है वो हिंदुस्तानी और कार्नेटिक स्टाइल है, क्लासिकल डांस कौन कौन से हैं, रीजनल म्यूजिक कौन कौन से हैं, रीजनल डांस कौन कौन से हैं, पपेट्री कौन कौन सी है, ये सब यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि पावा, कथकली, साखी, कुंडई, ये सारे जो है पपेट्री है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। फिर यहाँ पे कुछ आर्टिसंस के भी नाम दिए गए हैं कि कौन कौन किस डांस से या किस चीज से रिलेटेड है, वो आपको याद रखना है। फोक सिंगर कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ पर दिए गए हैं, भोपा है, तीजन बाई है, पम्मी बाई है, अलाजिला बाई है, ठीक है, ये सब याद रखना है। कुछ फोक डांसेस यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए बहुत सारे फोक डांसेस हैं।
सम ट्रेडिशनल इंडियन थिएटर फॉर्म्स भी दी गई है यहाँ पे, जैसे कि भावई जो है ये गुजरात की स्ट्रोलिंग प्लेयर्स हैं, ये गुजरात से हैं, तो इन चीजों के आपको ध्यान रखना है। जात्रा जो है बंगाल में होता है, उसके बाद स्वांग जो है वो हरियाणा में पॉपुलर है, उत्तर प्रदेश में और मालवा रीजन में पॉपुलर है, ठीक है। फिर यक्षगान कर्नाटका का है। तो ये चीजें जो है आपकी जीके में भी पूछी जा सकती हैं, जरूरी नहीं है, और ये पार्ट एबी में भी आपसे पूछी जा सकती हैं। फिर पपेट्री फॉर्म्स कौन कौन सी है, यहाँ पर स्टेट वाइज दी गई हैं, तो आप प्लीज इनको थोड़ा सा देखकर जरूर जाएं। अब नेक्स्ट दिया गया है कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं डिफरेंट परफॉर्मिंग आर्ट्स में, ठीक है। सबसे पहले एक्सप्रेशन, कि आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। ये हाईलाइटिंग कर रही हूँ थोड़ा सा, जैसे ये बोल्ड में आपका लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, ठीक है। ऑल लिविंग बींग्स हैव सेंसरी मोटर्स विच हेल्प अस टू लिसन, व्यू, स्मेल, टच एंड टेस्ट। तो यहाँ पर वही सेंसेस की बात आ जाती है। एक्सप्रेस करना चाहिए आपको, लिसनिंग होनी चाहिए आपके अंदर, क्योंकि कोई दूसरा परफॉर्म कर रहा है तो आपको सुनना है। साथ ही साथ जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तो साइड आसपास की जो आवाजें हैं, जो भी चीजें हैं सराउंडिंग या एनवायरमेंट में जो भी चीजें होती हैं, वो भी आपको अच्छे से लिसनिंग करनी चाहिए, आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है आपको एक्सप्लोर करना भी आना चाहिए। ये सारे एलिमेंट्स होते हैं आपके परफॉर्मिंग आर्ट्स के, ये दिए गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद म्यूजिक के बारे में बताया गया है, जो म्यूजिक है वोकल म्यूजिक है, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज जो आ सकती है, वेरियस टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कहाँ कहाँ से कंट्री में कौन कौन से, जैसे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, कि तात वाद्य, ये इसमें दिया गया है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको बता देती हूँ, टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं, जैसे कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर नोन एज, यहाँ पर तात वाद्य दिया गया है, ठीक है। ये कॉर्डोफोन्स हो गए। उसके बाद विंड इंस्ट्रूमेंट्स को क्या बोलते हैं, एरोफोन्स बोलते हैं, शुशीर वाद्य। उसके बाद स्किन इंस्ट्रूमेंट्स को क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेनोफोन्स, जिसको हम बोलते हैं अवनध्य वाद्य। उसके बाद परक्यूशंस आर नोन एज ईडियोफोन्स, ठीक है, घन वाद्य। तो इनको याद कर लेना, इनके बारे में पढ़ लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं हमेशा डीएसएसबी में। नेक्स्ट देखिए, टाइप ऑफ पपेट कौन से रीजन का है और उनकी थीम क्या होती है, इस को पढ़ लेना प्लीज। ग्लव पपेट है, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल और केरला के अंदर है। उसके बाद इनका थीम क्या होता है, वहां पर उत्तर प्रदेश में राधा कृष्ण के नाम से होता है, वेस्ट बंगाल में यहाँ पर रामायण महाभारत के बारे में बताया जाता है, इसमें कठपुतली के, केरला में कठपुतली के हिसाब से बनता है वो। फिर स्ट्रिंग पपेट जो है राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक और तमिलनाडु में फेमस है, उनके क्या क्या नाम है वो आपको याद रखें। रोड पपेट वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में है। शेडो पपेट कहाँ है, तो इनको एक बार थोड़ा सा देख जाना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, आ भी सकते हैं, ठीक है। फिर सिग्निफिकेंस क्या है पपेट्री का, ये बहुत ही नॉर्मल होगा आपका, जो आप परफॉर्मिंग आर्ट्स के देखते हैं कि भाई ठीक है, इससे जो है वो सारी सेंसेस डेवलप होती हैं, बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, वो क्रिएटिव माइंड्स बनते हैं, तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो आर्ट एजुकेशन में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ। मतलब हर एक आर्ट्स को इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है, इस चीज को आपको याद रखना है, ओके। सो ये यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म होता है। उसके बाद आता है प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन आप कैसे करेंगे आर्ट एजुकेशन में, ये दिया गया है। सो प्लानिंग कैसे करेंगे, प्लानिंग एनी आर्ट एक्सपीरियंस टीचर शुड बी अवेयर। अब टीचर को क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए जब वो प्लानिंग करता है आर्ट एजुकेशन की, इस पर क्वेश्चन बन सकता है स्टेटमेंट वाला। ए चाइल्ड्स मेंटल कैपेसिटी विच हैज विजुअल इमेजिनरी अनरियलिस्टिक इमेजिनेशन जॉय एंड एक्साइटमेंट, कि बच्चे की जो मेंटल कैपेसिटी है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, वो इमेजिन करता है बहुत सारी चीजों को, वो ऐसी चीजों को भी इमेजिन करता है जो रियल में प्रेजेंट ही नहीं होती, जॉय एंड एक्साइटमेंट के लिए, ठीक है। फैसिलिटेट इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स उसकी फैसिलिटेट होनी चाहिए। उसके अलावा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ द प्रोसेस ऑफ एनी आर्ट फॉर्म, आपको उसको वही है ना, लर्निंग बाय डूइंग कराना है, कि उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देना है। बेसिक एलिमेंट्स होने चाहिए, स्पेस होना चाहिए, क्लीन एंड पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट होना चाहिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर म्यूजिक और डांस के लिए होने चाहिए, जो कि सबसे बड़ी चीज है कि बच्चों को अच्छी तरह से मिलते ही नहीं है, लेकिन ये हमें करना है उनके लिए, ओके। एक्सपीरियंस क्या होता है, आर्ट एक्सपीरियंस क्या होता है, बेसिकली आर्ट एक्सपीरियंस वही होता है जब बच्चे को एक्सप्रेस करने का मौका मिले, लर्निंग बाय डूइंग की बात हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। उसके बाद एरियाज ऑफ आर्ट एक्सपीरियंस वुड इंक्लूड, कौन कौन से एरिया आएंगे आर्ट एक्सपीरियंस के अंदर, वो वर्ल्ड जिसके बारे में जानते हैं, जिस पर रहते हैं, वो लोग और अदर क्रिएचर्स, जिसमें एनिमल्स, प्लांट, सारी चीजें आ जाएंगी। फैंटेसीज एंड मिस्ट्रीज, ये बेसिकली बच्चों की इमेजिनेशन का पार्ट है, कि मिस्ट्री जो होती है उसमें आपको थोड़ा सस्पेंस होता है, तो बच्चों को थोड़ा सा सोचने का, क्रिएटिव होने का उनको टाइम मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है। हाउ टू प्लान एन आर्ट एक्सपीरियंस, इसके बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पर वही बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होती है हमेशा, कि हाँ भाई टीचर को क्या करना है, तो इसमें कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो है आपकी समझ पर होंगे कि आपको कितना टीचिंग के बारे में पता है, आपकी पेडागोजी कैसी है, ठीक है। बात वही है, सब्जेक्ट वाइज होती है, वैसे ही यहाँ पर आर्ट को लेकर आपको उसकी समझ बनानी है, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा। अब ये है कि आप फैसिलिटेशन कैसे करेंगे। बेसिकली आप एक फैसिलिटेटर हैं, बच्चों के लिए फैसिलिटेटर हैं, तो आप क्या करेंगे, आप किस तरह से हर चीज को इजी बनाएंगे उनके लिए।
तो प्रोवाइड सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देना है कि वो सेल्फ एक्सप्रेस कर पाए। बच्चों को फ्री एक्सेस देना है हर चीज के लिए, ताकि वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को देख पाए, टच कर पाए, उनको मतलब उनकी केयर भी कर पाए, है ना, उनका यूज कर पाए। प्रोवाइडिंग ए लॉट ऑफ आर्ट मटेरियल फॉर हेल्पिंग द चाइल्ड टू चूज एंड पिक एंड इनोवेट, कि भाई उनके सामने बहुत सारा मटेरियल होना चाहिए कि उनको जो पसंद आए वो उठा सके। बिफोर दे डर्टी क्लोथ्स और हैंड मेकिंग देम अवेयर ऑफ वेज ऑफ कीपिंग क्लोथ्स एनवायरमेंट क्लीन, कि उनको किस तरह से एनवायरमेंट को क्लीन रखना है। उसके बाद जो बच्चे के आसपास के ऑब्जेक्ट है उनके कॉन्सेप्ट उनको बताने हैं। मेकिंग एफर्ट टू मेक द चाइल्ड कंप्लीट एक्टिविटीज, आपको हमेशा एफर्ट करना है कि बच्चा अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट करे, ये ना हो कि बीच में वो छोड़कर चला जाए। ठीक है, अब बच्चे को आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करानी है कि वो क्रिएटिव हो पाए, वो सोच पाए, इमेजिन कर पाए। उसके बाद है कनेक्टिंग द चाइल्ड रिसोर्सेज लाइक बुक, वेबसाइट, सीडीज, कल्चर मीट, ये सब चीजें हैं, इनसे कनेक्ट करना है। इन्वॉल्व द चाइल्ड इन ऑल एक्टिविटीज, ऑर्गेनाइजिंग ए क्लासरूम, जो भी एक्टिविटीज होती है, चाहे वो उसकी क्लासरूम में होती है, जहां भी होती है, सारी एक्टिविटीज में बच्चों को पार्टिसिपेट करना है, चाहे वो क्लीननेस से रिलेटेड है, चाहे वो डेस्क करनी है, इधर उधर हर चीज में जो है बच्चों को इन्वॉल्व करने की कोशिश करनी है। अब बात करते हैं वर्क एजुकेशन की। तो वर्क एजुकेशन के बारे में आपको बताऊं कि जब गांधी जी का पर्सपेक्टिव आया था नई तालीम का, तो उसके बाद से ही वर्क एजुकेशन पर जो बेसिक एजुकेशन थी उनके करिकुलम में वर्क एजुकेशन को काफी इंपॉर्टेंट वो माना गया था। गांधी जी ने कहा था जब तक एक इंसान शारीरिक श्रम नहीं करता तो आप समझ लीजिए वो मेहनत नहीं कर रहा है। मेंटल वर्क ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि प्रोडक्टिव मैनुअल वर्क होना जरूरी है। ठीक है, तो मतलब उत्पादक होना चाहिए। सो उन्होंने कहा था कि स्कूल में भी ये करिकुलम में इंक्लूड होना चाहिए, जिसका गांधी जी की इसको बोलते हैं नई तालीम या फिर बेसिक एजुकेशन की बात करते हैं। ये कहते हैं कि काम के साथ जुड़ाव संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरक डोमेन में बहुआयामी विशेषताओं को समग्र तरीके से बढ़ावा देगा, अर्थात सिर, हाथ और हृदय को एकीकृत करना है ना, हेड, हैंड एंड हार्ट, इन तीनों को आपको इंटीग्रेट करना है, एक साथ लेकर आना है, क्योंकि इससे हमारा जो कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन है ये तीनों कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये मल्टी डायमेंशनल चीज है, तो इसको उन्होंने प्रमोट करने की बात करी थी। देखो जितने भी एजुकेशन कमीशन है, चाहे वो कोठारी कमीशन था या फिर जो आपकी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन थी या जो भी थे, यहाँ पर जो है जो पोजीशन पेपर एनसीएफ का, उसमें इन सब चीजों को क्रिटिसाइज किया गया कि इन लोगों ने जो एसयूपीडब्ल्यू है, जो आपका सोशल प्रोडक्टिव वर्क जो था उसको या फिर वर्क एक्सपीरियंस को है गलत तरीके से इंडिकेट किया। बेसिकली वही है कि नाम के लिए तो ये आ गए, लेकिन इनको फिर वही है, इनको इंपॉर्टेंस नहीं दी गई स्कूल करिकुलम में, इनको एक डिफरेंट सब्जेक्ट के रूप में बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देगी, इनको फ्री पीरियड समझा जाता था। अगर मैं अपने मेमोरीज को रिकॉल करूं एक बार, तो मेरे भी स्कूल में एसयूपीडब्ल्यू का एक पीरियड होता था जिसको हम फ्री पीरियड समझते थे कि इसमें कुछ होता ही नहीं है ना, वाली बात है। तो इसको अब इंपॉर्टेंस ज्यादा दी जाने लगी है कि भाई प्रोडक्टिव वर्क होता है ये, और इसके अंदर हमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड करनी है, साथ ही साथ इसको इंपॉर्टेंस देनी है स्कूल करिकुलम में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम कहेंगे तो गांधी जी की जो प्रपोजल था उससे जो है ये अपने आप में इसको एक बढ़ावा मिला इस चीज को। अब वर्क एजुकेशन हमारे लिए क्या करती है? इट एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन इन हैंड एंड ब्रेन, वही हैंड और हर्ट वाली जो बात है वही है गांधी जी वाली। सोशली यूजफुल फिजिकल लेबर इनहेरेंट इन एजुकेशनल एक्टिविटीज, जो आपका सोशल यूजफुली फिजिकल लेबर यानी कि आपकी जो शारीरिक मेहनत होती है वो पहले ही एजुकेशनल एक्टिविटीज के अंदर होती है। इट इज एन एसेंशियल एंड सिग्निफिकेंट फैक्टर इन लर्निंग प्रोसेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको आप इग्नोर या महत्वपूर्ण फैक्टर है लर्निंग प्रोसेस में। इट इज विजिबल इन द फॉर्म ऑफ यूजफुल सर्विस एंड प्रोडक्टिव वर्क ऑफ कम्युनिटी। ये मतलब अगर आप कहेंगे फिजिकल वर्क की बात करते हैं, तो जब आपकी कम्युनिटी की बात आती है तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाभदायक सर्विस है और प्रोडक्टिव काम होता है। It is associated as an essential factor with the all aspects of education in multi-level education system. It is based on the principle of learning by doing. अब देखो ये learning by doing क्या है? बेसिकली करके सीखना। तो जो फिजिकल शारीरिक श्रम होता है उसमें भी आप करके ही सीखते हैं, तो प्रोडक्टिव वर्क बच्चों को आना ही चाहिए। इनहेरेंट एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं, मतलब जो पहले से इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं जब आप वर्क एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो इसमें बेसिकली डेवलप स्किल्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है, डिसीजन मेकिंग होती है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब आप जो समस्या समाधान करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है कि आप आलोचनात्मक रूप से सोचते हैं या फिर जब भी डिसीजन लेते हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड होता है ऑलरेडी। पार्टनरशिप ऑफ टीचर टीचिंग ऑल द सब्जेक्ट, सब टीचर्स की जो है वो पार्टनरशिप हो जाती है सारे जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ये नीड्स, इंटरेस्ट और कैपेबिलिटीज पर होना चाहिए स्टूडेंट्स के। उसके बाद ये स्टूडेंट्स के अंदर जो है डिफरेंट स्टेजेस, जितनी भी एजुकेशन की स्टेजेस होती हैं उसके अकॉर्डिंग जो है एबिलिटीज डेवलप करता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये बच्चों को रेडी करता है किसी प्रोफेशन को चूज करने के लिए। देखो जब भी बच्चे बड़े होते हैं कोई ना कोई प्रोफेशन चूज करते हैं, तो वर्क एजुकेशन अगर स्टार्टिंग से होगा तो बच्चों को ये भी पता होगा कि हम क्या करने के इच्छुक है या हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टूल्स, टेक्निक्स, मेथड्स, मटेरियल से वो रूबरू हो जाते हैं, उन्हें एक्सपीरियंस मिलता है। कम्युनिटी सर्विस, जो कम्युनिटी सर्विस में रिलेटेड चीजें होती है उनका एक्सपीरियंस उनको मिलता है। वे वर्ल्ड ऑफ वर्क से इंट्रोड्यूस होते हैं, इसमें बोला जाता है। ठीक है,
अब इसमें यही चीजें, रविंद्रनाथ टैगोर जी का यहाँ पर फिर से नाम दिया गया है एनआईएस के अंदर, ठीक है। इंपॉर्टेंस है वही कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, तो आप इसके जितना भी मैंने आपको अभी बताया है, फिर अपना दिमाग का यूज वहां पर करना, क्योंकि जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे कि इंपॉर्टेंस क्या होती है वर्क एजुकेशन की, वो आप आराम से हैंडल कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें वही दिया हुआ है कि रेगुलर हैबिट्स आती है, पॉजिटिव एटीट्यूड आता है, ठीक है, आप अवेयर हो जाते हैं। उसके बाद जो है डेवलप अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग ऑफ प्राइड टुवर्ड्स द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल वर्क एंड लेबर, आप डिग्निटी ऑफ लेबर जो है उसको पहचानते हैं। आपको सोशली डिजायरेबल जो वैल्यूज हैं उनमें हेल्प करता है उनको डेवलप करने में, ठीक है। आपको रूल्स न्यूट्रिशन के, फूड के, इन्फेक्शियस डिजीज के, क्योंकि वर्क एजुकेशन में आपकी बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है। तो वर्क एजुकेशन जब आप कराते हैं तो जिस भी टॉपिक से रिलेटेड कराएंगे तो उससे रिलेटेड उसको इन्फॉर्मेशन भी पता चलती है, जैसे फूड से रिलेटेड हो गया, या फिर आपका इन्फेक्शन से रिलेटेड हो गया, हाइजीन से रिलेटेड हो गया, ये सारी चीजें आपको आती है। सेल्फ एक्सप्रेशन आता है, क्रिएटिविटी आती है, फीलिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लोकल एंड नेचुरल कल्चरल लेगेसी। तो देखो कल्चर जो है यहाँ पर भी इंक्लूडेड है, तो कल्चर वाले एस्पेक्ट को आप एलिमिनेट मत करना। लीडरशिप आती है, लीडरशिप स्किल्स आती हैं। कुछ बच्चे जो हैं ऑलरेडी इंट्रोवर्ट होते हैं, लेकिन जब वो वर्क एजुकेशन में मैनुअल या प्रोडक्टिव वर्क में इंक्लूड होते हैं तो काम करते करते बातचीत भी बढ़ती है, तो उनका इंटरेक्शन भी अच्छा हो जाता है। ओके, सो ये सारी चीजें ही हैं इसके अंदर, ज्यादा कुछ है नहीं। ये एक फर्स्ट चैप्टर इसका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, इस चैप्टर में आपको क्या क्या है, बेसिकली सिलेबस क्या होना चाहिए वर्क एजुकेशन का, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि सिलेबस में बेसिकली वही चीजें हैं सारी वर्क एजुकेशन में। आपकी जो SUPW का आपको अगर याद हो तो SUPW का पीरियड होता था, सुप्पा जिसको बोलते थे, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, ठीक है, वही जो है वो उसी का नाम बेसिकली वर्क एक्सपीरियंस है। तो इसमें आप फूड को इंक्लूड कर सकते हैं, ड्रेस को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे डोल मेकिंग होता था, ठीक है। उसके बाद कल्चर से रिलेटेड या कम्युनिटी वर्क से रिलेटेड कोई भी काम आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर आता है। हेल्थ इन मतलब इसमें सारी चीजें दी गई हैं, ऑब्जर्वेशन करना, ट्री, पिलर, शॉप, इन सब के बारे में जानकारी लेना, एनवायरनमेंट के बारे में, बहुत सारी साइंस की चीजें, मैथ्स की चीजें, बहुत सारी चीजें इसमें ऑलरेडी इंक्लूड होती है। वर्क एजुकेशन कोई अलग से करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप सब्जेक्ट के साथ इसको इंक्लूड कर सकते हैं। कुकिंग हो गई, पोट्री हो गई, है ना, या कारपेंटरिंग हो गई, व्हाइट वॉशिंग हो गई, ये सारी चीजें वर्क एजुकेशन के अंदर आती हैं। तो ये सब चीजें दी गई हैं। इसके अलावा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी गई है जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर आप मटेरियल किस तरह का यूज कर सकते हैं। अब देखो, आप मटेरियल जब भी यूज करते हैं, वर्क एजुकेशन के लिए करते हैं, किसी चीज के लिए भी, तो वो आपका इजिली अवेलेबल होना चाहिए। साथ ही साथ जो है मतलब इजिली अवेलेबल होगा। वेस्ट मटेरियल का आप यूज कर सकते हैं, लो कॉस्ट मटेरियल का। अगर बच्चा कल को बिजनेस भी करना चाहता है तो उसको इन चीजों की अहमियत पता होनी चाहिए कि आपको जो है इन्वेस्टमेंट कम करनी है और आपको प्रॉफिट ज्यादा कमाना है, तो वो चीज उसको आएंगी, ठीक है। इजिली अवेलेबल मटेरियल जो आपको नेचर से मिल जाता है, साथ वेस्ट मटेरियल का आप यूज कर सकते हैं। लो कॉस्ट मटेरियल होना चाहिए कि अगर आप हाई फाई मटेरियल पर जाएंगे तो फिर वर्क एजुकेशन जो है आपका कामयाब नहीं होगा। तो यहाँ पर हमको स्मार्ट वर्क करना होता है, ये बच्चों को बताना जरूरी है कि इजिली अवेलेबल हो, वेस्ट मटेरियल हो और लो कॉस्ट मटेरियल हो। इस पर खुद एक क्वेश्चन बन सकता है। अब हम बात करते हैं कि कौन से टीचिंग लर्निंग मेथड हैं जो वर्क एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं। अगेन मैं वही कहूंगी कि वही सारे मेथड हैं जो आपने अभी तक सीखे हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना क्वेश्चंस में। मैं यहाँ पर आपको जस्ट ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको क्वेश्चंस किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर डिटेल में कुछ पढ़ाई नहीं करवा रही हूँ। बेसिकली आपके सामने अगर क्वेश्चन आ जाता है वर्क एजुकेशन से, आर्ट एजुकेशन, तो आप किस तरह से उसको अटेम्प्ट करेंगे। तो ऑब्जर्वेशन मेथड है वही कि आपको सबसे पहले बच्चों को ये दिखाएं कि वो ऑब्जर्व करें। अब हर बच्चा डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशन के साथ आपके सामने आएगा। किसी को कुछ और किसी को पेड़ों के में इंटरेस्ट होगा, किसी को कम्युनिटी सर्विसेज में इंटरेस्ट होगा, है ना, तो वो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशन के साथ आएंगे। तो आपको ऑब्जर्व करना बच्चे को सिखाना है। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए कि बच्चे किस तरह से सीख रहे हैं वो डेमोन्स्ट्रेट भी कर पाए, ठीक है, वो चीज होनी चाहिए। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यहाँ पर यूज हो सकता है। फिर प्रैक्टिकल मेथड में क्या होगा, जब करके सीखते हैं तो वो है आपका लर्निंग बाय डूइंग। एक्टिवनेस ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि यहाँ पर बच्चे जो है एक्टिव होने चाहिए। फिर साइकोलॉजिकल, इन दिस मेथड द स्टूडेंट वर्क अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। साइकोलॉजिकल का मतलब है कि जो उनकी नीड है, उनका इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग जब आप सिखाते हैं। फिर साइंटिफिक होना चाहिए, कोई भी चीज आप कर रहे हैं ना उसमें साइंटिफिक मेथड यूज होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे, करेक्टनेस देखेंगे, लेकिन साइंटिफिक तरीका जो होता है ना कि आप ऑर्गेनाइज्ड वे में चलते हैं, तो वो होना चाहिए। आप यहाँ पर बच्चों को प्रोजेक्ट भी दे सकते हैं। आपने जैसे कि प्रोजेक्ट मेथड मैंने आपको कराया हुआ है, किलपैट्रिक ने दिया था, लेकिन प्रोजेक्ट मेथड के अंदर ये है कि आप यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड कोई भी आप यहाँ पर प्रोजेक्ट दे सकते हैं बच्चों को। मान लीजिए आपने यही प्रोजेक्ट दे दिया कि आप ये पता करके लाओ कि कागज कैसे बनता है, तो बच्चे इस पर काम करेंगे। ऑब्वियसली ग्रुप लर्निंग होगी, तो कोई कुछ ढूंढेगा, कोई कुछ ढूंढेगा, क्या पता कोई फैक्ट्री तक भी पहुंच जाए, तो ये अपने आप में प्रोडक्टिव वर्क होगा। इस तरह से आप प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं। उसके बाद एक्सकर्जन का मतलब क्या होता है, आप बच्चों को कहीं बाहर लेकर जा रहे हैं तो एक्सकर्जन भी करा सकते हैं। आप भले कम्युनिटी सर्विस, मान लीजिए कोई कारपेंट्री का कोर्स करा रहा है, कारपेंट्री का काम करता है आपके पड़ोस में, स्कूल के पड़ोस में, या फिर किसी बच्चे का पेरेंट है, तो आप वहां पर एक्सकर्जन के लिए बच्चों को लेकर जा सकते हैं कि काम वहां पर कैसे होता है। वहां से नॉलेज भी मिलेगी, ऑब्जर्वेशन तो होती ही होती है।
अब बात आती है कि कौन कौन से क्राइटेरिया है बेसिस आप सेलेक्ट करेंगे वर्क एजुकेशन की एक्टिविटी। ठीक है, अब आपको पता है कि आपके स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके पास वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस होता है, उनके बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं, उनकी एबिलिटीज भी अलग अलग होती है, उनके सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी अलग अलग होते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस भी लिमिटेड होते हैं कि किसी ने कुछ एक्सपीरियंस किया है, किसी ने कुछ नहीं किया है, उन्होंने किसी को किसी स्किल के बारे में पता है, किसी को नहीं पता है। अब कुछ अमीर बच्चे होते हैं जिनके मम्मी पापा छोटी छोटी गाड़ियां भी लाते हैं, तो थोड़ा बहुत ड्राइविंग स्किल भी सीख जाते हैं, कुछ उनको पहले सिखा देते हैं, कुछ कंप्यूटर पे काम करते हैं, और कुछ बच्चों को एक्सेस ही नहीं होता है। तो बेसिकली ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले आपको वो सेट करना है कि आप क्या करवाना चाहते हैं पर्टिकुलर एक्टिविटी में और क्या आपका ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद आपको बच्चे का बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि आपके पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्या वो बच्चा उस चीज से रूबरू है कि नहीं, उसके सोशल कल्चरल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है, कि वो वेरियस एक्टिविटीज में किस तरह से इन्वॉल्व आपको करना है। अगर यहाँ पर वो नहीं कि आपको भेदभाव करना है, यहाँ पर आपको बच्चे की कंडीशन पता होनी चाहिए ताकि जब आप उसको इन्वॉल्व करना चाहें तो आप उन चीजों को हाईलाइट मतलब माइंड में रख सकें। आपको बच्चे के इंटरेस्ट नीड का पता होना चाहिए, टाइम और स्पेस होना चाहिए, क्योंकि वर्क एजुकेशन टाइम भी की डिमांड करता है, साथ साथ स्पेस भी इसके लिए चाहिए। ठीक है, अब देखो कितना टाइम, इसमें दो चीजें बताई गई हैं, कितना टाइम चाहिए आपको किसी एक्टिविटी के लिए और कहाँ पर वो करानी है, क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस एक तरह की वर्कशॉप ही आप कह सकते हैं, तो इसमें आपको स्पेस भी बहुत ज्यादा चाहिए होगा। अब आपको रिसोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल है, मैंने कहा वही चीप होने चाहिए, इजीली अवेलेबल होने चाहिए, लोकल मटेरियल आपको यूज करना है, वेस्ट मटेरियल आप यूज कर सकते हैं। और आप 40 बच्चों से कहेंगे ना कि ये लेके आओ, तो बच्चे आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर आएंगे। साथ में आप भी अपने घर से कुछ ना कुछ चीजें लेके आ सकते हैं। डोल मेकिंग है, मैच बॉक्स, ये कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं अगेन जिनको आपको नहीं पढ़ना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, कम्युनिटी से क्वेश्चन आए हुए हैं, कम्युनिटी एंड कल्चर से काफी, तो वर्क एजुकेशन से रिलेट करके भी देख लीजिए। देखिए कम्युनिटी क्या होता है, बेसिकली कुछ लोग जो एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहते हैं, उनकी एक तरह की नीड्स होती हैं, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, वो काफी साल से रहने के काफी साल से एक जगह पे रह रहे होते हैं, इस वजह से कह लीजिए, या फिर उनका कल्चर सेम होता है, तो कम्युनिटी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की हो सकती है। ओके, तो हमें कम्युनिटी को जो है एजुकेशन में इन्वॉल्व करना है। कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है एजुकेशन सिस्टम में, तभी आप जो है एजुकेशन सिस्टम को कामयाब कह सकते हैं। अब कम्युनिटी का क्या रोल होता है, क्या एक्सपेक्टेशन होती है किसी स्कूल की कम्युनिटी से, वो यहाँ पर दी गई है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला है कि द चाइल्ड शुड बी सेंट टू रेगुलर स्कूल रेगुलरली। पहली चीज आपको पेरेंट से, या फिर पेरेंट भी आपकी कम्युनिटी का पार्ट है, कि वो बच्चों को रेगुलर स्कूल भेजे। सबसे पहली चीज तो ये है। ड्यू अटेंशन शुड बी पेड फॉर देयर पंचुअलिटी टुवर्ड्स स्कूल, ठीक है, पंचुअल होने चाहिए। उनकी पार्टनरशिप होनी चाहिए। जब आप एक बच्चे के लिए एजुकेशनल प्रोग्रेस उसकी देख रहे हैं तो पेरेंट भी इन्वॉल्व होने चाहिए। यहाँ पर कम्युनिटी में आपके एसएमसी मेंबर भी आ जाएंगे। गिव वो सजेशन कर पाए, कुछ एक्टिविटी सेलेक्ट कर पाए वर्क एजुकेशन की, और अगर मान लीजिए कम्युनिटी में कोई ऐसी प्लेस अवेलेबल है तो वो प्लेस भी अवेलेबल करा पाए, या फिर कोई ऐसी जगह है जहां पर बच्चों को लेके जाया जा सकता है, जैसे मैंने कारपेंटर वाली बात बताई थी, या किसी का कोई ऑफिस है पर्टिकुलर किसी काम से रिलेटेड, वो वहां पर बच्चों को विजिट करा सके, तो कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना है। ये वाली बात है यहाँ पर, है ना, कैसे इन्वॉल्व करना है ये यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद है आपका कि मे प्रेजेंट देयर ओपिनियन अबाउट डिसाइडिंग नीड एंड टाइम फॉर वर्क एजुकेशन। वो भी हेल्प कर सकते हैं कि अब कितना टाइम आपको देना है। किसी पेरेंट को आप बुला सकते हैं या फिर ग्रुप ऑफ पेरेंट्स को आप बुला सकते हैं। ओके, कॉपरेट करें वो किसी भी एग्जीबिशन में। मान लीजिए आप बच्चों को हैंडल करना चाहते हैं वर्क एक्सपीरियंस में, तो आप वहां पर पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं कि भाई आज वर्क एक्सपीरियंस की वर्कशॉप होने वाली है, 2 घंटे की या 3 घंटे की जैसे भी है, और यहाँ पर हम कुछ पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे कुछ एक्टिव पेरेंट्स को आप ले सकते हैं यहाँ पर, जो वहां पर आपकी हेल्प कराने के लिए अवेलेबल हो सके, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, सो ये है यहाँ पर जो कम्युनिटी कैसे हेल्प कर सकती है। अब कैसी कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है स्कूल ऑर्गेनाइज कर सकता है सोसाइटी में, ये है, इसके बारे में दिया गया है, तो ये भी आप पढ़ लेना। बेसिकली कोई जैसे कि आपने देखा होगा आजकल प्राइवेट स्कूल्स में कार्निवल्स चलते हैं जहाँ पे पेरेंट्स भी आते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें वहाँ पे एग्जीबिशंस लगाए जाते हैं। ऐसे स्कूल में जब सोशल साइंस एग्जीबिशन, साइंस एग्जीबिशन होता है, तो वहां पर जो है आप पेरेंट्स को इन्वाइट कर सकते हैं। इसी तरह से वर्क एक्सपीरियंस में अगर बच्चों ने बहुत सारी चीजें बनाई हैं, आप उसका एग्जीबिशन लगा सकते हैं और उनको बुला सकते हैं। एक्टिविटीज यहाँ पर बहुत सारी की जा सकती हैं, तो यहाँ पर वही सारी एक्टिविटीज की बात है। अब क्योंकि हमने वर्क एजुकेशन को एक इंपॉर्टेंस दी है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन में भी दी है, तो उसका असेसमेंट भी जरूरी है। अब सरकार जो ये कहती है हर चीज का जो है आप असेसमेंट करें टाइमली, चाहे आप वीकली करें, चाहे आप मंथली करें, चाहे आप साल के एंड में करें, वो अपनी गाइडलाइंस होती है जो फॉलो करनी पड़ती है। तो यहाँ पर 2 लोगों का नाम दिया गया है कि इवैल्यूएशन में क्या होता है, कैसे करना होता है, तो ये देख लो, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने। अकॉर्डिंग टू हन्ना एंड क्विलिन, इवैल्यूएशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ एविडेंसेस। बेसिकली आपको एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं बच्चों के काम के या फिर उनके बिहेवियर के बारे में, कि उन्होंने वर्क एक्सपीरियंस में क्या क्या सीखा है।
ठीक है, कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं यहाँ पर? इफेक्टिवनेस ऑफ द एक्सपीरियंस जनरेटेड थ्रू लर्निंग प्रोसेस इन द क्लास एंड स्कूल, द लेवल ऑफ अचीवमेंट ऑफ द प्री डिटरमाइंड गोल्स एंड प्रोसेस ऑफ अचीविंग गोल्स। ठीक है, कि कितने एक्सपीरियंस जो आपने दिए हैं वहां पे, उनका कितने इफेक्टिव रहे, वो क्या अचीवमेंट रहा, जो आपने पहले से गोल सेट किए हुए थे उनका क्या अचीवमेंट रहा, और प्रोसेस क्या है अचीविंग गोल्स का, क्या प्रोसेस रहा। अब देखो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं आपकी? एक्सपीरियंस अटेन्ड थ्रू लर्निंग एंड कंडीशन जनरेटेड फॉर लर्निंग बिहेवियरल चेंज। कि ठीक है, आप पहली चीज तो ये है कि भाई कुछ एक्सपीरियंसेस जनरेट करने हैं आपको, वर्क एक्सपीरियंस भी, क्योंकि एक्सपीरियंस की बात है, तो वहां से लर्निंग क्या हुई और क्या बिहेवियर चेंज आया, पहले क्या था और अब क्या बिहेवियर चेंज आया, ये चीजें पता होनी चाहिए। क्या वो स्टूडेंट जो है पार्टिसिपेट कर पाया उसमें या नहीं कर पाया, उनकी थिंकिंग जो है चेंज हुई कि नहीं हुई, या फिर जो है उनका सोचने का तरीका, उनका रिस्पॉन्स करने का तरीका, ये सब उनके बिहेवियरल चेंज के बारे में बताते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे बिल्कुल शाय होते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जब आप वर्क एक्सपीरियंस के वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं या फिर ये करवाते हैं, तो आपको देखता है कि उन बच्चों का एक अलग ही रूप आपको समझ में आता है। तो बेसिकली ऑब्जर्वेशन जो है वो डे टू डे बेसिस पे होनी चाहिए। उसके बाद उनके अंदर क्रिएटिव स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब इंक्लूड हुई कि नहीं हुई, ये भी सब आपका बिहेवियरल चेंज के अंदर आता है कि व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ है, तो ये भी इवैल्यूएशन में आपको इंक्लूड करना है। टूल्स एंड टेक्निक्स आप कौन कौन से यूज करेंगे, ठीक है, ये भी आपको देखना है एक बार। देखो यहाँ पर पहली चीज तो ये है कि मेथड्स ऑफ असेसमेंट में 4 तरह के मेथड इन्होंने दिए हुए हैं। पहला है इंडिविजुअल असेसमेंट, कि बच्चा खुद अपना असेसमेंट करेगा। नेक्स्ट है ग्रुप असेसमेंट, कि सारे असेसमेंट ऑफ द वर्क ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन ग्रुप, देयर बिहेवियर कोऑपरेशन, कितना कोऑपरेट किया ग्रुप में। ग्रुप असेसमेंट अलग होता है, इंडिविजुअल असेसमेंट अलग होता है। ग्रुप में काम करते हुए एज ए ग्रुप को भी नंबर मिलता है, साथ ही साथ इंडिविजुअल का क्या रोल है उसको भी नंबर दिया जाता है। फिर सेल्फ असेसमेंट करना है, बच्चे खुद करेंगे, सॉरी मैं उल्टा बोल के, इंडिविजुअल असेसमेंट मतलब कि आपको हर एक बच्चे का करना है, और ग्रुप मतलब ग्रुप में जो ग्रुप का काम था उसको असेस करना है। फिर सेल्फ असेसमेंट जो बच्चे खुद करते हैं अपने लर्निंग के बारे में, और फिर असेसमेंट पीयर असेसमेंट कह सकते हैं, जब बच्चों के फ्रेंड्स या सहपाठी जो है वो उनका असेसमेंट करते हैं, तो ये पीयर असेसमेंट हो गया। तो ये 4 टाइप के जो है असेसमेंट आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ टूल्स और टेक्निक्स है जो आप यूज कर सकते हैं जब वर्क एक्सपीरियंस का असेसमेंट करते हैं। ऑब्जर्वेशन है, इंटरव्यू है, चेकलिस्ट है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन आप अवलोकन करेंगे, इंटरव्यू करके देखेंगे, चेकलिस्ट बना लेंगे, ये किया, इस तरह से कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स रखने हैं आपको। क्वेश्चन एयर आपको, जैसे क्वेश्चन आंसर होते हैं, इंटरव्यू वाले क्वेश्चन होते हैं, उस तरह का क्वेश्चन एयर बनाना है, ये किया या नहीं किया, या फिर मतलब क्वेश्चन एयर बेसिकली आप क्वेश्चन कोई भी इंक्लूड कर सकते हैं उसमें। फोटोज और पोर्टफोलियोज होने चाहिए, प्रोजेक्ट वर्क आपने कितने दिए, कंपटीशन कितने कराए, एक्टिविटीज क्या थी, ग्रुप वर्क क्या थी, एग्जाम कौन कौन से कंडक्ट कराए, डिबेट, लेक्चर, रेटिंग स्केल, ये सारे जो है आपके असेसमेंट टूल्स होंगे। अब इसके बाद है कि आपको बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट को कम्युनिकेट करना है स्टूडेंट्स को भी और पेरेंट्स को। इस पर भी कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने असेसमेंट तो कर लिया, लेकिन आपने बच्चों को और पेरेंट्स को उसके बारे में बताया कि नहीं बताया, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। यहाँ पर कुछ मेथड्स दिए गए हैं कि क्या कर सकते हो इसके बारे में। पॉइंट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या हो सकती है, नेम ऑफ एक्टिविटी, ये सब चीज आपको करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना कि उनको कम्युनिकेट करना भी जरूरी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्क एजुकेशन। नाउ लास्ट टॉपिक जो है आपका योगा वाला, वो और मैं करा देती हूँ आपको, उसके बाद आपकी क्लास फिनिश हो जाएगी। भाई नेक्स्ट योगा पर जो है क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ये मतलब एक्सपेक्टेड है कि आपको बाद में भी योगा पर आ सकते हैं। मीनिंग ऑफ योग क्या है, ये कौन से वर्ड से आता है, ये संस्कृत वर्ड से आता है, याद रखना। युज जिसका मतलब होता है योग, ज्वाइन करना या फिर एक करना, यूनाइट करना बॉडी को, ठीक है। युज संस्कृत वर्ड है, याद रखना, ठीक है। योगा किस में आता है बेसिकली, ये आपको पता होना चाहिए। योगा इज कंसिडर्ड वन ऑफ द 6 ब्रांचेस ऑफ क्लासिकल फिलोसफी। क्लासिकल फिलोसफी की 6 ब्रांचेस में से 6 ब्रांचेस में से एक जो है वो योगा है, ओके। नेक्स्ट जो है यहाँ पर ये दिए है कि द ओरिजिन्स ऑफ योगा आर बिलीव टू बी मच ओल्डर देन दैट, स्टेमिंग फ्रॉम द ओरल ट्रेडिशन ऑफ योगीज वेयर नॉलेज ऑफ योगा वाज हैंडेड डाउन फ्रॉम गुरु। गुरु से जाते थे शिष्य को, वो योग की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो मतलब इससे भी आप पीछे से माना जा रहा है कि इससे पहले भी योगा जो है वो था। अब एम ऑफ योगा क्या होती है, द मेन एम ऑफ योगा इज टू कंट्रोल ओवर द बॉडी, कि आपको बॉडी पर कंट्रोल करना आना चाहिए, ठीक है। और जब आप कंट्रोल सीख लेते हैं अपने शरीर पर, अपनी इच्छाओं पर, काफी चीजों पर, इंटरनल एक्सटर्नल सारे कंट्रोल जब आपको आ जाते हैं, तो आप एक हेल्दी लाइफ जीते हैं। तो ये बेसिकली योगा का एम है। 8 स्टेजेस ऑफ योगा होती हैं, ये आपसे पूछी जा सकती हैं। कौन कौन सी स्टेजेस हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ठीक है। उसके बाद है प्रत्याहारा, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये आपकी जो है टोटल है 8 स्टेजेस, याद रखना, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों की, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वही सेम चीजें हैं बिल्कुल भाई, ठीक है, कि बच्चों को जो है आपको अगर अच्छे एकेडमिक्स के लिए चाहिए, तो बच्चे को अगर योगा करेगा तो फिर वो स्ट्रेस फ्री रहेगा, तो अच्छा उसका एकेडमिक्स होगा, उसको इनर पीस मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी। उसके बाद उसकी सेल्फ एस्टीम यानी कि उसकी आत्म
क्या सेल्फ एस्टीम को आई डोंट नो हिंदी में क्या कहेंगे, मतलब उसका आत्मसम्मान बढ़ेगा, उसका मतलब सेल्फ एक्सप्रेशन जो अपने आप वो एक्सप्रेस करता है चीजों को, उसका कॉन्फिडेंस है वो सब कुछ बढ़ेगा। उसके बाद जो है सेल्फ हेल्थ जो है, रिलैक्सेशन, इनर फुलफिलमेंट होगी उसको। उसके बाद अगर आप अर्ली स्टेज पे जो है योगा इंट्रोड्यूस करते हैं तो इससे सेल्फ एस्टीम बढ़ती है बच्चे की, ठीक है। वो कॉपरेशन करना जानते हैं और नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, बेसिकली वो स्पिरिचुअल से हो जाते हैं थोड़े से, है ना, जो कि वायलेंट नहीं होंगे, सबके साथ मिलजुल कर काम करना है, वो वाली चीज होती है। अगर आप यूनिक पोस्चर्स कराते हैं बच्चों को, ये क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि योगा के जो आसन है वो क्यों होते हैं, यूनिक पोस्चर्स दैट इनहेंस फ्लेक्सिबिलिटी आती है, स्ट्रेंथ आती है, कोऑर्डिनेशन आता है, बॉडी अवेयरनेस आती है। तो जो आपके पोस्चर्स कराए जाते हैं वो किस लिए कराए जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, लचीलेपन के लिए, स्ट्रेंथ यानी कि उनको सशक्त बनाने के लिए, कोऑर्डिनेशन करने के लिए, मतलब कोऑर्डिनेशन को क्या कहेंगे जब एक साथ मिलकर होता है, बॉडी अवेयरनेस के लिए। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आता है। योगा हेल्प्स इन इंप्रूविंग द ओवरऑल इम्यूनिटी भी बढ़ती है इससे, आप सभी को पता है रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव जितनी भी डिजीज होती है वो हमारी कम हो जाती है। बच्चे अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखते हैं, जो सबसे मुश्किल काम होता है बच्चों के लिए। सेल्फ डिसिप्लिन लेकर आता है, क्योंकि जो योगा करते हैं उनको अपने बिहेवियर पर कंट्रोल आ जाता है, तो वो सेल्फ डिसिप्लिन हो जाते हैं। इससे फोकस भी बढ़ती है, अटेंशन भी बढ़ती है, ठीक है। और क्योंकि बच्चे जो है बहुत सारा टाइम डेस्क पर बिताते हैं स्कूल में, तो अगर आप उसको घर पर भी योगा कराएंगे, साथ ही साथ आप उसको योगा वहां पर कराते हैं, तो जितना भी स्ट्रेस होता है वो रिलीव होता है, उनकी बॉडी टेंशन जो होती है वो रिलीव हो जाती है, ठीक है। बच्चों के अंदर पेशेंस आता है, हालांकि इट्स हार्ड बट स्टिल पेशेंस आता है, फिजिकल स्किल्स इंप्रूव होती है, हेल्थ तो इंक्रीव होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें दी गई हैं, ईटिंग हैबिट्स के बारे में है, फिजिकल मेंटल, बहुत सारे योगा के फायदे हैं, आप सभी को पता है। अब देखो बेसिक आसनास कौन से हैं, इनके बेनिफिट पर क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। तो पहला आसन है वो है आपका शवासन। शवासन जो है वो किस पोज का, कौन सा पोज होता है, ये आपका शवासन होता है, याद रख लीजिए। टेक्निक आपसे नहीं पूछी जाएगी, बिल्कुल नहीं पूछी जाएगी मेरे हिसाब से, तो आप शवासन की पोजीशन याद कर लीजिए। उसके बाद जो है इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या बेनिफिट है शवासन के, अगर हम देखें तो the asana appears simple but it is one of the most important to master. The practice of this asana aims at releasing the mind from the body. Basically अपनी बॉडी से आपको माइंड को फ्री करना है। It is yoga relaxation in shortest possible time. Relaxation of the body and the mind is necessary in the modern commercial materialism. Has been accepted remedy for psychosomatic diseases के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है शवासन, psychosomatic disease, ठीक है। और मेंटल स्ट्रेस, हार्ट डिजीजेस जो है, जिनको मेंटल स्ट्रेस होता है, जिनको हार्ट डिजीज होती है, उनको इस आसन को करना चाहिए, ठीक है। तो इसके बेनिफिट जो है आए हुए हैं, तो इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखें, इतना ज्यादा इसके उसमें डीप में नहीं जाना, एडवांटेजेस को जरूर पढ़ लेना प्लीज, ठीक है। ये आप जितने भी इसके एडवांटेजेस हैं, कौन कौन सी बीमारी से दूर होती है, अगर आपको पोस्चर पता चल गया तो मुझे लगता है इतना तो योगा सभी को आता होगा। उसके बाद हलासन क्या होता है, देख लो इसको, हलासन को, ये इसकी प्रॉपर पोज होती है। उसके बाद इसके बारे में भी आई थिंक इसके हलासन के बारे में क्वेश्चन आया था कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसकी टेक्निक देख ली आपने, और फिर इसकी जो हम करेंगे इसके बेनिफिट्स के बारे में, आई थिंक इसमें दिया नहीं हुआ है, चलो कोई नहीं, यहाँ पर ही देखते हैं इसके बारे में। अगर आपको गूगल कर सकते हो गूगल करके पढ़ लेना इसको। द प्लो पोज इज ए गुड एक्सरसाइज टू स्ट्रेंथन लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। हलासन किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो आपके नीचे का हिस्सा होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, स्टेबिलिटी लेके आता है, हेल्थ, एंड एट द सेम पॉइंट ओपन्स द गेट फॉर हायर एक्सपीरियंसेस के लिए, कंसंट्रेशन मेक ए पर्सन स्टडी, ठीक है। कंसंट्रेशन के लिए भी जरूरी होता है हलासन, तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके अलावा और कौन सा बेसिक आसन होता है, ये आसन होता है आपका शलभासन। इसको प्लीज पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार देख लेना। और शलभासन जो है इसकी टेक्निक क्या होती है, ये शलभासन होता है, ठीक है। मुझे इतना योगा पता नहीं है, इसके बाद देख लेना, ये शलभासन है। उसके बाद जो है इसके इफेक्ट्स या फिर इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, डाइजेशन में इंप्रूवमेंट करता है, एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स में, ये सारे आपको पढ़ के जाने हैं। उसके बाद है आपका धनुरासन, इसके बारे में पढ़ के जाना, क्यों इंपॉर्टेंट है और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं बॉडी के लिए, इसके बारे में पढ़ लेना। मतलब ये आप पीडीएफ जो है मैं शेयर भी कर दूंगी, या फिर आप लोग काम करना है इसको डाउनलोड कर लेना डायरेक्ट। फिर चक्रासन है, ये बेसिक आसन है, इनकी फोटोज इमेजेस जो है दिमाग में रखना, ताकि आपको इसके पोस्चर के बारे में भी आपको पता चल जाएगा, ओके। नेक्स्ट आपके प्राणायाम है, प्राणायाम के बारे में भी प्लीज पढ़ लेना योगा में, ठीक है। मैं इस वीडियो को भी खत्म करूँ क्योंकि काफी लंबी वीडियो हो रही है, आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ, सो प्लीज आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। ये मैंने इसलिए बताया योगा के बारे में क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट 2-3 दिन से, तो प्लीज इसको कर लेना कंप्लीट, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई थिंक जितनी चीजें रिवाइज करा सकती थी मैंने कराई है। अगर आप पीडीएफ को पढ़ना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट चीजेस को पढ़ लेना जो मैंने आपको बताई हैं। ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।